हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर। पहले मार्कर ले लें, सेलेक्ट कर लें भाई। ओह नो, ये आ गया बिल्कुल ही नीचे की तरफ। हमें आखिरी पेज चाहिए था, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज ऑफ प्रॉफिट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हाँ भाई, एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज क्या आता है, और जब आता है उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी, ये देखना है हमें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन व्हेन यानी जब देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। A change in profit sharing ratio basically implies that one partner is purchasing from another partner। हाँ भाई, क्या बोल रहा है कि implies that one partner is purchasing from another partner। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीवियसली बिलोंगिंग टू द लेटर। द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मस्ट compensate the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill। in other words the gaining partner should pay the। हाँ भाई, इसके आगे का जो है वो नई दूसरी वाली पीडीएफ में है। पहले हम यह चीज़ समझ लेते हैं जो बोलना चाह रहा है। उससे पहले एक बार इरेज करना चाहूँगा चीज़ें वापस एक बार। सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाओ क्या पूछना क्या चाह रहा है भाई। एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया 21st इलस्ट्रेशन से 20 तक मैंने पहले वीडियोस डाल दिए थे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पहले से पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे कब? जब जब ये सारी चेंजेस आएंगे तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा। अब यही बात समझ में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इंप्लाइज दैट वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर अ शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीवियसली बिलोंगिंग टू द लेटर। द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट। हाँ भाई, जो परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर है, परचेजिंग और गेनिंग का मतलब जो परचेज कर रहा है वही तो गेनिंग होगा भाई। कोई चीज़ खरीद रहा है या फिर गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट मतलब उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। समझना कि भाई एक जना सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है ना वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा, मतलब उसको कोई कंपनसेशन वगैरह इस टाइप से देगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहीं ना कहीं गेन कर रहा है, और जो व्यक्ति गेन कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो, इसने गेन करा है तो इस कंपनसेट का मतलब कंपनसेशन, मुआवजा, जिसको हिंदी में अगर हम बोलें शुद्ध हिंदी में, तो कंपनसेट करेगा क्या? कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल देगा एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में। इन अदर वर्ड्स द गेनिंग पार्टनर शुड पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? गेनिंग पार्टनर पेज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या पे करेगा? यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ये। हाँ भाई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू द शेयर गेन बाय हिम। हाँ भाई, शेयर ऑफ गुडविल किसके बराबर होगा? जितना उसने गेन किया है भाई। ये तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है ना। एक बंदे ने एक 1/10 गेन किया है तो दूसरे ने 1/10 का ही क्या किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा। समझिए कहानी, ये वाला गेम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक्स एंड वाई आर द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4/5 एंड 1/5, मतलब 4:1 है इसका कहने का मतलब। डायरेक्टली इसने कहानी घुमाने की कोशिश करता है आप लोगों को, जिससे आप घूम जाओ और चीज़ों को में कंफ्यूज हो जाओ और फिर हमारे वीडियो की आप लोगों को ज़रूरत पड़े। समझ रहे हो? इफ़ इट इज़ डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड कर लिया 3:2 लेंगे। तो देखो, एक ने 3 करा, 4 से 3 हो गया एक का, तो दूसरे का 1 से 2 हो गया ना। अगर इसने 1/5 रिलीज करा तो इसने 1/5 टेक ले लिया। सिंपल, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा भाई। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट तो सुना ही है ना। इट इज इफ इट इज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल सेक्रीफाइस दिस, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज सेलिंग 1/5। आ गया ना 1/5। 4/5 में 3/5 शेयर ऑफ वाई, और बाद में इसने क्या कर दिया? इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹1,00,000 पर एनम, एक्स विल लूज 20,000। भाई 20,000 कैसे? क्योंकि 1,00,000 का 1/5 क्या होता है? 20,000 के बराबर होता है। वाई विल गेन 20,000 एनुअली, क्योंकि अगर एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। दिस मस्ट बी कंपनसेटेड बाय वाई थ्रू पेइंग टू एक्स एन अमाउंट इक्वल टू द 1/5 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल का 1/5 क्या करना होगा? एक को देना होगा तो दूसरा रिसीव करेगा। वाई बाय पेइंग एंड एक्स एन अमाउंट इक्वल टू द, वाई किसको पे करेगा? एक्स को। एक अमाउंट ऑफ गुडविल, एक अमाउंट इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल, क्योंकि 1/5 का सेक्रीफाइसिंग और 1/5 का ही क्या हुआ है? गेन हुआ है। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2,50,000, वाई मस्ट पे 1/5 और 250, मतलब 50,000 कर लेना यार। 2,50,000 का 1/5 कर लेना। सच एन एडजस्टमेंट इज मेड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री वेयर इन वाई's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है भैया, जिसको मिल रहा है ना, क्योंकि देखो वाई ने किया है एक्स के लिए सेक्रीफाइस,
या एक्स को दे रहा है, वाई बाय पेइंग टू एक्स एन इक्वल, तो जिसको मिल रहा है वो तो सी आर होगा ना, क्योंकि उसकी तो क्या है, इनकम है, और जो डी आर हो रहा है उसका क्या एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, वाई कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कहानी खत्म, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 21। यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये कहना चाह रहा है भाई ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। इट वाज डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2021 the profit sharing ratio will be 965. Goodwill is to be valued for 2 years of the purchase of average 3 years profits. The profits for 2018, 19, 19, 20, 20, 21 48,000, 42,000, 60,000 respectively. Pass the necessary general entries of the treatment of the goodwill। ये तो एक बार में पढ़ने समझ में आ गया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया भाई, गुडविल निकालो सबसे पहले, जो बटेगा वो निकलेगा तो सही सबसे पहले, ठीक है। तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। 2 इयर्स परचेज वाला था, 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपीज़ हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गई। यहाँ तक कार्यक्रम खत्म हो गया, जो बहुत हम करके आ चुके हैं 11 से लेकर 20 तक इलस्ट्रेशन में। तो उसका एक मेथड था क्या, ये जो एवरेज परचेज ईयर वाला था वो हमने कर दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हमने दोनों रेशियो में दे रखे हैं, ओल्ड माइनस न्यू करा, भाई किसने सेक्रीफाइस करा, इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा और इस बंदे ने गेन करा है। तो आप दिमाग लगाओ, 1/20 का सेक्रीफाइस, 2/20 का सेक्रीफाइस, 1/20 प्लस 2/20 कितना हो गया हमारा, 3/20 करके देख लेना, एलसीएम जिसको लेना होता है। 3/20 का गेन हो गया ना, तो मैंने बताया था जितना सेक्रीफाइस उतने ही के बराबर का ही क्या होता है, गेन होता है। अब दिमाग लगा लो, 1 लाख रुपए था उसका, 1/20, 2/20, 3/20, 1/20 सेक्रीफाइस, 2/20 सेक्रीफाइस, 5,000, 10,000 हो गया, और 3/20 इज द गेन, एंड गेन इज इक्वल्स टू द टोटल सेक्रीफाइसिंग अमाउंट 15,000। क्लियर। उसके बाद एंट्री तो आप लोग कर ही लोगे भाई, जिन दोनों को गेन हो रहा है उसको तो सी आर कर दो, और जिसने सेक्रीफाइस करा उसको डी आर कर दो, खत्म कहानी। कितना सिंपल था। इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 22, पी क्यू एंड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, 1:1 में बांट रहे थे। दे डिसाइडेड इन द फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। हाँ भाई, दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर। भाई कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, पहले बता दूं, एडमिशन वाला नहीं, चेंज इन प्रॉफिट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिख भी रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यू ₹3 लाख। फर्म की गुडविल भी दे रखी है, और क्या बोला गया, ये 1/5 तो लेगा। तो अब दिमाग लगाओ कि बाकी कितना लेंगे, कैसे पता लगाया इसमें, 2:2:1, क्योंकि आपको ये पता था कि ये तीनों ना इक्वल बांट रहे थे पहले, इसने एकदम से गेम चेंज करा, इसने कहा मैं 1/5 लूंगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर तो क्या है, 5 है, यहाँ ऊपर 1 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर टोटल 4+1। और 4 कैसे बटेगा 2+2 में, क्योंकि इन दोनों ने तो कोई चेंजेस किए नहीं, ये तो 1:1 में ही थे, तो इनको क्या देना होगा, 2+2 देना होगा। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ये 1/3 था, क्योंकि देखो 1+1+1 कितना हो गया, 1:1:1 कितना हो जाता है 3, 1/3 1/3 1/3 तीनों ने बांट लिया। क्लियर है भैया यहाँ तक, कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नीचे कि यार एक बंदा अकेला क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, रेशो 1/5 कर दिया। तो 1/5 अगर माइनस कर दोगे आप दोनों में से, किसमें 1/5 अगर माइनस भी कर दे तो आप 1 में से, और ये नियम पता भी है बाय डिफॉल्ट सिचुएशन में, लेकिन वो एडमिशन के बारे में बात है, यहाँ पे वो चीज़ मैं छेड़ूंगा नहीं। बचा कितना 4/5। अब आपको पता है 4/5 इन दोनों में बटेगा, ए और बी में, और इन दोनों ने चेंज करा ही नहीं, तो आपको पता है 2/5 बच जाएगा ना, और इसका तो 1/5 था ही। तो देखो नीचे के डिनोमीटर सेम है, 2+2+4+1 5 हो गया। इस तरीके से हमने ओल्ड माइनस न्यू करा, दो बंदे गेन कर रहे हैं, 1/15 1/15 इज इक्वल्स टू 2/15। सेम सिनेरियो है कि जितना सेक्रीफाइस उतना गेन, जितना गेन उतना सेक्रीफाइस रेशो। अब दो बंदों ने गेन किया है, सॉरी एक बंदे ने गेन किया है यहाँ पर, ये क्या हो गया भाई, ये तो मामला ही उल्टा पलट गया। जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलना चाहिए। इससे पहले वाला एक बार देखें हम, ये रहो, इसमें गेन कौन कर, भाई दो जने सेक्रीफाइस कर रहे थे इससे। हाँ भाई, जो सेक्रीफाइस करता है उसको सीआर होगा। भाई सेक्रीफाइस के बदले में पैसा मिल भी तो रहा है ना उसको, क्या कर रहा है ये वाला बंदा जो आर है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसको हमने, आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो 34 से 37 मैंने इलस्ट्रेशन पहले डाले हैं, उसमें भी यही सिनेरियो, जिसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है, वो ये कि आपको लगेगा यार ये तो गेन कर रहा था बंदा, अरे तो मैंने बोला ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन भी कर रहा है, और जो गेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो रहा है गुडविल का गेन, क्या हो रहा है यहाँ पर, गुडविल का गेन, और यहाँ हो रहा है इसका रेशोज का गेन, समझ रहे हो, रेशोज का सेक्रीफाइस। तो यहाँ मैंने वापस एक बार ऊपर ले जाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर,
क्या इफ इट इज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर इन द प्रॉफिट, या फिर ये बोला जाए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ द गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर ऑफ द गेन बाय हिम, तो जितना शेयर ऑफ गुडविल होगा ना वो गेन के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात नहीं थी ये, हाँ, दिस मस्ट बी कंपनसेटेड बाय वाई बाय पेइंग एक्स अमाउंट ऑफ 1/5। भाई कौन कंपनसेट कर रहा है? वाई बाय पेइंग, तो वाई कहीं ना कुछ ले रहा होगा ना पहले। ये देखो वाई विल गेन 20,000 और उस 20,000 के बदले एक्स को क्या दे रहा है? 1/5 दे रहा है टोटल फर्म की गुडविल में से। तो कहने का मतलब है जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन भी कर रहा है, और जो गेन कर रहा है उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं है एक बंदा सेक्रीफाइस करे जा रहा है और दूसरा सिर्फ गेन ही गेन करे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ जो सिचुएशन है एंट्री में, तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमें यहाँ CR करना है, और जो दोनों गेन कर रहे हैं वो यहाँ पे DR होंगे। और वो 34 से 37 जो मैंने इलस्ट्रेशन सबसे पहले डालते हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है। गेन वाले को आपको क्या करना है? यहाँ पर DR करना है, क्योंकि देखो P और Q यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं 1/15 का 1/15 का, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे होंगे? सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो P और Q ने रेशो चेंज नहीं करा, लेकिन इसका 2/5, इसका 2/5 हो गया, लेकिन इसका क्या रहा है? सिर्फ 1/5 ही रहा। तो इसको 5 में से सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा है, और इनको 5 में से दो दो हिस्से मिल रहे हैं। समझ लो, डबल हो गया ना जस्ट। तो इनको गेन होगा, ये तो दिख ही रहा है। और C क्या कर रहा है, और सॉरी R क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर ही रहा है, दिख ही रहा है, क्योंकि 5 हिस्से में से सिर्फ उसको एक ही मिल रहा है। और ये बोल दिया है उसने कि 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट वो रखने वाला है। इस तरीके से गेन क्या होने वाला है? डेबिट, और सेक्रीफाइस क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है, जिस भी पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड है। इलस्ट्रेशन में 23 हम करते हैं, एक्स एंड वाई वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they would share profit and losses in the ratio of 5:3. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at the total of 2 years profits preceding the date of the decision became effective. The profits for this year were this and this respectively. Pass on as a general entry of the above एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स। ऊपर जो अरेंजमेंट दे रखे हैं उनकी हमें इफेक्ट दिखाना। दो भाई एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो देखना पड़ेगा ध्यान से। एक्स वाई पार्टनर्स थे 3:1 में। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट ऑन द 1 अप्रैल 2021 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। न्यू प्रॉफिट होगा उनका, ओल्ड माइनस न्यू होता है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही तो होता है। द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द 2 years ऑफ द प्रॉफिट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। ठीक है भैया, ये भी सेम सा ही है क्वेश्चन, बस वो लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस हो गया। तीनों ईयर का ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रेसिडिंग द डेट। हाँ भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए कहता हूँ लैंग्वेज को चाहे 2-3 बार पढ़ना पड़ जाए आपको क्वेश्चन को। यहाँ बोला है सिर्फ पिछले 2 साल का, समझ रहे हो? द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। जब ये डिसीजन लिया ना हमने 1 अप्रैल 2021, उससे जस्ट पीछे के, समझ लो। प्रेसीडिंग का मतलब प्रेडिसेसर वगैरह सबने आप लोग पढ़ा होगा, तो ये प्रेड क्यों लिख दिया मैंने इधर? प्रीसीडिंग मतलब उससे जस्ट पहले के ईयर। तो 2 साल के ईयर कौन से होंगे भाई? 2020-21, 2019-20। तो इसलिए 70,000 और 90,000 दोनों प्लस करके 160 हो गया। कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसलिए 160 को इन्होंने क्या बांट दिया? सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो निकाल ही लोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। यहाँ पे 6 में 5 गया तो 1 आता, प्लस में आएगा सेक्रीफाइसिंग है, और 2 में से 3 जा नहीं सकता, माइनस का 1, इसलिए गेन हो गया। सेक्रीफाइसिंग किस में बदल गया? गेन में बदल जाता है, जैसे आंसर नेगेटिव में आता है। क्लियर? तो 1,60,000 का 1/8 20 था, वो देखो यहाँ 1/80 सेक्रीफाइस हुआ है, 1/80 गेन हुआ है। पॉसिबल ही है ना। और जो गेन कर रहा था उसको हमने कर दिया डेबिट। ये देखो वाई क्या कर रहा था? गेन, उसको डेबिट, और एक्स कर रहा था सेक्रीफाइस, उसको कर दिया हमने यहाँ क्रेडिट। क्योंकि जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस भी कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन कर रहा है डेफिनेटली किसी भी हालत में। इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन 23 भी खत्म हो गया। 23 हुआ है ना? हाँ, 23 हो गया। नया एक टॉपिक इसमें है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पे नई चीज़ हो गई, वहाँ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा वो बता रहा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे होंगे वो बता रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है? मैं केस 1 इसमें क्या बोल रहा है? व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट में हम इनको ट्रांसफर करेंगे तब की बात बोल रहा है। और दूसरा टॉपिक आएगा इसमें बाद में, जब एग्जाम्पल्स हैं। ये दूसरा यहीं दे रखा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अच्छा, इसी के 2 पॉइंट है, तो केस 1 के केस 2 आएगा आफ्टर एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करवाएगा ये,
if at the time of the change in the profit sharing ratio there are reserves or accumulated profit and losses existing in the books of the firm के अंदर अगर दिखते हैं हमें, these should be transferred to the partners capital account if capitals are fluctuating or to the current account if capital are fixed. समझ गए बात क्या बोल रहा है? थोड़ा capital are fluctuating, we are transferred these capital है ना, we are transferred these रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और टू करंट अकाउंट इफ कैपिटल आर फिक्स, अगर फिक्स्ड होंगी कैपिटल तो हम करंट अकाउंट में करेंगे। ये चीज़ और ध्यान रखना भाई, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट किस तरीके से आता है यहाँ पर, वो कन्फ्यूजन भी आप लोगों का दूर हो जाएगा। कई बार ये कैपिटल अकाउंट डाल रहा होगा, कई बार कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और करंट अकाउंट में कब करेंगे, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में कब होगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तब क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स होती है तब क्या होता है। फिक्स में फिक्स है कि भाई दो अकाउंट बनेंगे करंट और कैपिटल, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक बनता है। अब ये देख लेना आप लोग, ये आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रीजन फॉर such transfer is that these reserves and accumulated profit and losses have come into the existence before the change in the profit sharing ratio and hence belong to the partners in their old profit sharing ratio। हाँ भाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था भाई, सारी चीज़ें चेंज होंगी अगर चेंज इन प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी किस समय, जब उनका ओल्ड रेशियो था। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो गया है तो हमें वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का था और प्रीवियस रेशियोज में था, ओल्ड रेशियो में था, तो उसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। फॉलोइंग एंट्री हैज पास फॉर दिस। आपको पता है रिजर्व जितने भी हैं, रिजर्व सारे क्या होते हैं, CR होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, DR और किससे करना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। एडमिशन वाले जो चैप्टर है नेक्स्ट, उसमें भी आप ये चीज़ पढ़ोगे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र किया था, अब हम करेंगे एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज होंगे हमें उन्हें ट्रांसफ़र करना है। तो वो हमें मिल जाएंगे राइट साइड में, मतलब असेट साइड में, और असेट होती है हमारी DR। उस DR को कर दोगे आप CR, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और बाकी जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से एक्यूमुलेटेड लॉसेज वगैरह होते हैं और कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। बस इतना मैंने बता दिया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे, दिखेंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं हमारे असेट साइड में दिखेंगे हमें बैलेंस शीट के। लाइबिलिटीज़ के अलावा, समझ रहे हो, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, BP हो गया, BR, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा में दिखे, मतलब जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है ना, उसमें एक अलग से जैसे रिजर्व्स अगर आपको दिखे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाएंगे। और उसके अलावा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आ गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो भी सबसे डिफरेंट दिख रहा होगा वो सारे हमारे क्या होने वाले हैं, वहाँ पर लॉसेज होने वाले हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होने वाले हैं। X, Y, and Z are the partner sharing profit and the ratio of 4:3:2 from April 1st, 2017. They decided to share the profits equally on that date. Their book showed the following items. क्या क्या दिखाया भाई, CR बैलेंस दिखा दिया, इसमें रिजर्व दे दो भाई, CR को DR करके ख़त्म करो ना। ये देखो CR को DR कर दिया, और रिजर्व्स तो वैसे CR होता है, आपको पता है, लाइबिलिटी साइड में दिखते हैं। ये भी CR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये भी, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये DR है। तो इस DR के लिए अलग से एंट्री करिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे एग्जांपल में दे भी रखा था, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? बताने की कोई जरूरत नहीं, जिसको पता है वो समझ ही गया होगा। 4:3:2 ओल्ड रेशो था, ये हो गया 4/9, 3/9, 2/9 में इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इन सबको टोटल कर लेना, 1 20 + 45 + 60 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,25,000 रुपये। और इस पूरे अमाउंट को आप डिवाइड कर दोगे 4/9, 3/9, 2/9 में, जो कि है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये तीनों हमारे कहते हैं, ये तीनों रिजर्व्स थे, ये प्रॉफिट्स थे हमारे, इसलिए हमने ये वाली एंट्री कर दी। फर्स्ट केस 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उस हिसाब से, और ये हमारा लॉस था जो कि हमें एसेट साइड में दिखता है। इसको हमने एसेट साइड में था तो DR था, DR का हमने CR कर दिया ख़त्म करने के लिए। और किस में बढ़ गया, ये DR में बढ़ गया वही 4/9, 3/9 और 2/9 में, ये 432, समझिए 40, 30, 20,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से लेसन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब एक चीज़ आप लोगों को फिर बता दूँ मैं, कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो, क्योंकि देखो जिसने स्टार्टिंग से वीडियोस देखे हैं उसके लिए जो मैंने पूरा भी रामायण बताई इसमें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को ख़त्म करना, समझना,
अब बाकी अगर ये पूरा नहीं पढ़ोगे, वीडियो स्किप करोगे, तो फिर चीज़ें आप लोगों को समझ में पॉसिबल ही नहीं आ जाए। और एक बार में अगर कोई चीज़ लाइव क्लास में समझ में नहीं आती तो वीडियोस में तो फिर भी थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई साहब। समय कम है यार, समय देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन हाँ समय हमारे पास कम है, मेरे पास काम बहुत रहते हैं, फिर भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और अब तो ये और मैंने स्टार्ट कर दिया कि सारे क्वेश्चंस और सारे इलस्ट्रेशंस आप लोगों तक लेके आने की कोशिश नहीं, जरूर लेके आएंगे, समझ लो, कोशिश नहीं करेंगे, इस बार जरूर लेके आना है आपके पास। On from 1st April 2018, they decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. ये old ratio होगा. On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of ₹60,000. The contingency reserves है भैया पता है, liability होंगे, and the debit balance of the 1,20,000 the profit account. Debit का credit कर देंगे. The goodwill of the firm is valued to rupees this. Prepared necessary journal entries of the above transaction in the books of the firm. और ये है show your working clearly आपको show करना वर्किंग। देखो सबसे पहले तो इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमारा क्या होता है, सीआर होता है, सीआर को हमने कर दिया डीआर। देखो इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये डीआर करके बाकी 20 बांट दिया, क्योंकि 1:1 ये क्या कर दिया मैंने, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसे यहाँ 40 बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डीआर दिखा रखा था, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको डेबिट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट करके, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया इसको, डेबिट को क्रेडिट करके। एक सेकंड रुकना, इसको इरेज कर लेते हैं। और क्या क्या चीज़ दे रखी है भैया इसमें, यहाँ पे हमें दे रखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू पे 3,60,000 हमारे था ही। अब 3,60,000 को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो ये सबसे पहले तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेना। अब न्यू रेशो इसका क्या है, ये देखो ओल्ड तो दे रखा है 2:3:5 है कि डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो। हाँ भाई, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। तो पहले तो किसमें बांटते थे, वर पार्टनर इन अ फर्म थे, तो कुछ भी नहीं दे रखा तो 1:1 मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1st April 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर, मतलब ये फ्यूचर प्रॉफिट है, मतलब न्यू वाला है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो देखो ओल्ड तो 1/3 चल रहा है, 2/10, 3/10 और 5/10 न्यू हो गया। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग और ये गेन रेशो हो गया। दो बंदों ने सेक्रीफाइस करा, और आप लोग पता है जो सेक्रीफाइस करते हैं वो महान लोग होते हैं, उनको करते हैं हम सीआर, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैंने उसमें बोला भी था 34 to 37 में, मेरे को याद आया, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग में किसका साउंड आ रहा है, स का, सी का, है ना। तो सी आर में भी तो सी का आता है ना, सी आर, सेक्रीफाइसिंग, समझ रहे हो। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होगा हमारा, सी आर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, और गेन रेशो क्या हो जाएगा हमारा। और देखो आप इसमें दिमाग भी लगाओ कि गेन 5/30 का हो रहा है, 4/30 प्लस 1/30 कितना होता है हमारा, ये तो बता ही चुका हूँ बार बार। ये हो जाएगा हमारा टोटल 5/30 के बराबर। तो जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन। और अमाउंट कहाँ से निकलेगा, अमाउंट का मैंने बताया क्या, कितना रेशो था इसका भाई, 1/6 कैसे निकाला हमने, इसमें तो दिखा नहीं रखा, लेकिन ये 60,000 कहाँ से आया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो 60,000 रुपीज़ है, ये हमारा है भाई, कौन कर रहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस, 3,60,000 का 5/30 निकाल लेना। कैसे क्यों निकाला 5/30, क्योंकि देखो न्यू रेशो है, कितना था भैया, इसने 2:3:5, 5/30 करना है, ये 5/30 यहाँ पे कर देना। ये देखो यहाँ निकला ना 5/30 इसका, ये जो गेन निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और 3,60,000, क्योंकि वो जो गुडविल है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और 4/30 से उसमें, और 1/30 से इसी 3,60,000 को। तो इन दोनों के जो अमाउंट आएंगे वो आ जाएंगे हमारे यहाँ 48 और 12, और इसका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़, सिंपल। तो भाई मैंने जो चीज़ बोली क्या, कि मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, गाइड करता हूँ मैं, और बाकी खुद का दिमाग भी हमें लगाना है, बिना खुद का दिमाग लगाए बात हमारी यहाँ बनने वाली नहीं है, ये बात समझ लेना ध्यान से। इस तरीके से हमारा हो सकता है, कौन सा है 25th वाला जो है, इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखते हैं कितना लंबा टॉपिक है, 26 अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा, पढ़ते हैं। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट्स टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन यानी मुआवजा देने के लिए। हाँ भाई, मुआवजा वर्ड सुना होगा ना बहुत, अभी बिजली बिजली गिर गई थी हमारे यहाँ पे कहीं, तो उन लोगों को कंपनसेशन मिला 50,000 कितने मिलता है भाई पता नहीं, 1 लाख मिला था, कितना मिला था। At the time of change in profit sharing ratio, it is treated as follows. If there is no claim against workman compensation reserve, in such a case, the entire amount of workman compensation reserve is credited to the capital account of the partners in their old profit sharing ratio। भाई इसमें भी क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्या होता है, सीआर होता है, सीआर को डीआर करके
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे आप, बांट दोगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलमोस्ट वही है, सेम सिनेरियो जो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का किया था। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, समझना क्लेम आपका क्या है, लोअर है, कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, देन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द क्लेम इज क्रेडिटेड टू द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। भाई सिंपल सी बात है ना, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा है। अगर हमारा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनी जितने का हमने क्लेम किया वो है कम, देन द अमाउंट ऑफ द वर्क, भाई जितने का रिजर्व बना रखा है उससे कम है, तो अमाउंट बचेगा ना रिजर्व में। फिर भी मान लो रिजर्व आपने 2 लाख का बना रखा है, ठीक है, और उसके अलावा आपने क्लेम कर लिया मान लो 1.5 लाख का, तो अभी 50,000 रुपये बच रहे हैं, तो 50,000 रुपये कौन बांट लेगा, वही ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो वाला सीन, समझ गए। कैपिटल अकाउंट द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज वर्कमैन का, और इसने वो ही लिया है, देखो रिजर्व इज 50,000 एंड द लाइबिलिटी फॉर द क्लेम इज 20,000, बचा 30,000। 30,000 रुपीज़ क्या कर लेंगे, ये बांट लेंगे। देखो आगे दिखा भी रहा होगा, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30,000, बाकी कहाँ से कवर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका रिजर्व है उसका ही क्लेम वहाँ से एक्सेप्ट होगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से ही प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को सेटल डाउन किया जाएगा, और उसके अलावा जो अमाउंट बचेगा वो कौन बांट लेंगे, पार्टनर्स, अपने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंटायर अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। भाई सिंपल है। इफ द क्लेम इज इक्वल, भाई पूरा का पूरा है तो पूरा पूरा पैसा कवर कर लेना। इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक और टॉपिक इसका आ गया। अगर क्लेम ज़्यादा हो, मान लो आपको 2.5 लाख का क्लेम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 2 लाख रुपए, तो 50,000 मंगाने पड़ेंगे ना कहीं से, तो भाई 50,000 बांट लोगे, ये भी नहीं 50,000 मंगाएंगे तो रिवर्स एंट्री मार देंगे। वो कहाँ पे डालेंगे हम, जैसे इसमें देखो देख रखा है, एंटायर अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलॉन्ग विद द एक्सेस क्लेम टू क्रेडिट टू द प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, द अमाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000 एंड द लाइबिलिटी ऑफ द क्लेम इज 60,000, तो 10,000 हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन से मंगाना होगा, या अमाउंट ऑफ द क्लेम डेबिट टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो उठा लिया, उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पैसा उठा लेना है। और दूसरी एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही तो मंगाओगे उनसे पैसा। तो 10,000 रुपये यहाँ क्या, लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो पैसा क्या करोगे आप, लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर देना तो कैपिटल अकाउंट में ऑफ पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बात समझे, ये ध्यान रखना, ये एंट्री ट्रांसफर करके आनी की है, क्योंकि आप पहले पैसा तो ले लोगे रिवैल्यूएशन से, लेकिन वो रिवैल्यूएशन का पैसा आपको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आपको उनसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। लॉस जो है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि उनसे भाई अगर हम उनको पैसा दे देंगे, लाइक रिजर्व्स हमारे पास फालतू के पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा में जो बचे हुए थे, तो उन्होंने बांटा, तो मंगाने के वक्त क्या भूल जाएंगे हम उनको, मंगाने के बाद तो उनसे मंगाएंगे भी कि भाई पैसा दो, अब लॉस हुआ है तो लॉस दो, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लो, क्योंकि जितना प्रॉफिट का हकदार होते हैं उतना ही पार्टनर्स लॉस के भी हकदार होते हैं। इसी के साथ हम इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर 26 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, दे डिसाइडेड दैट द शेयर ऑफ शेयर फ्यूचर profit and loss in the ratio of 4:3:2 with the effect of the 1st April 2000 following is the extract in the balance sheet। बैलेंस शीट में आपको ये दिखा, और इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन 24,000, तो वही हो गया ना जिस हिसाब से इसने पूरा का पूरा यहाँ गिवन था, उस हिसाब से इसने 4 मेथड दे दिए हमें यहाँ पर, किसके, कि इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब आपको कैसे ट्रीट करना है, इज द केस नंबर 1। इफ, क्योंकि वहाँ पे 4 टॉपिक थे, 1 2 3 4 करके इसने समझाया था, कहाँ गया भैया, ये रहा देखो 3 और 4 तो ये रहा, और 1 और 2 ये रहा। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ क्लेम इज लोअर, हाँ भाई लोअर वाला, फिर इफ क्लेम इज इक्वल टू एंड द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट। तो उसी तरीके से एक ही क्वेश्चन में 4 तरीके के मेथड डाल दिए इसमें। तो देखो पहली वाली सिचुएशन में होगा क्या, केस 1 में सिर्फ एक एंट्री होकर रह जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, रिजर्व्स होते हैं हमारे सीआर, क्योंकि लाइबिलिटी होते हैं सीआर हो जाएगा डीआर, और बाकी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल 3:2:1, देखो ओल्ड रेशियो दे रखा था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना। लेकिन उसके बाद 60,000 है
24,000 एडजस्ट हो गया, बचा कितना 36,000 अभी भी रह गया। ये 36,000 क्या हो जाएगा 18, 12 और 6 में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताओ कहाँ तो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा का पूरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 60,000 था, 60,000 का 60,000 ही पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पूरा अमाउंट इसमें कर देंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है जिसमें 75,000, देखो इधर 75,000 इज मोर देन 60,000, तो आपको बताइए फिर करना क्या है भाई। 60,000 तो हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेंगे, बाकी रिवैल्यूशन में बताया था ना अभी, और रिवैल्यूशन का पैसा कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, रिवैल्यूशन का पैसा पी क्यू एंड आर से मंगा लेंगे। लिख रखा ना ट्रांसफर ऑफ लॉस रिवैल्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई जब प्रॉफिट लेने के लिए आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर था देखो 60 के बाद 24, यहाँ पे देखो पूरा 30, 20, 10 लेके जा रहे हैं, यहाँ पे 24 के बाद बचे 36,000, 36,000, 18, 12, 6 लेके जा रहे हैं। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था, लेके क्या जाते, लेकिन यहाँ ना लेकर आना पड़ गया इनको 15,000 रुपीज़, वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह क्या हो रहे थे ये लोग, क्रेडिट हो रहे थे, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएंगे। पैसा मंगाना पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले हमें रिवैल्यूशन में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम रिवैल्यूशन के नाम से ही क्या करेंगे, वो पैसा मंगाएंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। इस तरीके से इलस्ट्रेशन 27, देखो चीज़ें क्या होती है टिपिकल तब तक है जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। पढ़ने और समझने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है, आप बादशाह बन जाते हो, बादशाह समझ रहे हो, वो गाने वाला नहीं, और राजा वाला बादशाह, राजा बन जाओगे आप। मीता Gopal and Farhan were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On March 31st, 2018, they decided to change the profit sharing ratio into 5:3:2. On this day, the balance sheet showed the following. ये चीज़ें वो दिखाया था, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कंटीजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो ये दोनों तो रिजर्व आ गई है, क्या है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, डीआर, डीआर यहाँ पे सीआर होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ये भी सीआर होगा और ये भी सीआर होगा। एक्सपेंडिचर थे ना, एक्सपेंडिचर आर डीआर, तो इसको तो सीआर करके तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया हमने, बांट दिया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एडजस्ट इन द ओल्ड रेशो। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हमने इसमें कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने पूरा क्यों नहीं करा, देखो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर सकते थे ना, नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारे पास 48,000 का था और 60,000 का हमें क्या करना था, प्रोविज़न एक्सेप्ट करना था क्लेम। तो यार 48,000 आपके पास हैं, 60,000 कहाँ से दोगे, 12,000 मंगाओगे ना। बताया अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 26, उसका लास्ट 4 पार्ट था, उसमें क्या था, पैसा मंगाते हैं किससे, रिवैल्यूशन से, और उस रिवैल्यूशन का पैसा कहाँ से चार्ज करते हैं हम, चार्ज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू द लॉस ऑफ रिवैल्यूशन ऑन इन द अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। और उसके बाद फरहान कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल, ये वाला क्या सिनेरियो हुआ है। तो भैया पहले तो आपको यहाँ तक चारों तक समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पहला जो एक्सपेंस था उसको हमने खत्म करने के लिए क्या किया, एक्सपेंसेस होते हैं डीआर, उसको सीआर करके खत्म कर दिया। बाकी कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सीआर रिजर्व जितने भी होते हैं सीआर होते हैं, इसलिए हमने उसको डीआर करके तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ही पहले से प्रोविजन क्लेम एक्सेप्ट करना था 60,000, विच इज़ मोर देन इट्स रिजर्व, उसके रिजर्व से जो कि ज़्यादा था। तो हमने कितना ज़्यादा था, 12,000 ज़्यादा था, 12,000 रुपये हमने क्या कर लिए, रिवैल्यूएशन से मंगा लिया, और रिवैल्यूएशन का अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद जो 16,000 रुपीज़ है यहाँ पर फरहान कैपिटल अकाउंट या टू गोपाल्स कैपिटल, ये क्या सिनेरियो हुआ है, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी इससे पहले, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। हमें जिसको ये नहीं पता था कि ये 60,000 कहाँ से आया, उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अदर इन्फॉर्मेशन में, ये देखो, अ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम हमें दिखा 60,000 वॉज एडमिटेड, ठीक है। यहाँ देखिए, और गुडविल वॉज टू वैल्यूड 4,80,000। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मीता गोपाल और इसका सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशो निकालना होगा। इसमें तो नील ही हो गया, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। इसके बाद इसका सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, क्योंकि 10 में 9 गया तो 1 आ सकता है, और एलसीएम लेगा आपको आता ही है, 5 में 6 जाएगा तो -1 आएगा, इसलिए गेन हो गया। जितने का सेक्रीफाइस हुआ 1/30 का, उतने का गेन हो गया। तो 4,80,000 का 1/30 निकाल लेना, 0 0 कैंसिल, 3 से करोगे 16,000 आ गया, और 16,000 ही वो आएगा, सॉरी एक और 0 एक्स्ट्रा लग गई, 16,000 रुपीज़ ही वो अमाउंट आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 16,000 यहाँ पे एडजस्ट होगा, फरहान कैपिटल टू गोपाल्स कैपिटल। अब किसका डीआर होगा, किसका सीआर होगा, बता दिया। एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, एस फॉर जिसने सेक्रीफाइस किया वो तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। दैट मीन्स गोपाल जी तो हो जाएंगे हमारे सीआर, बचा कौन सा, फरहान क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, डीआर। 16,000 हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन नंबर 27 भी खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या सीन है? दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट्स टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ चेंज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलोज। हाँ भाई, द रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में से, भाई फर्म्स के प्रॉफिट्स में से ही तो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, पता होना चाहिए। टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, भाई मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंजेस आएंगे, मान लो फ्यूचर में कुछ भी ऐसा नुकसान कुछ टाइप होता है इस टाइप से, तो आप क्या कर लोगे उन रिजर्व्स को? At the time of change in profit sharing ratio, this reserve is treated as follows: when book value and the market value of the investment is same। हाँ भाई, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या हो, सेम हो, तब क्या होगा? इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझना, जब पूरा का पूरा इक्वल होगा तो पता ही है ना, पहले भी हमने यही कहा था कि पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट बनता है। जब ज़्यादा कम होता है तब दिक्कत आती है। when market value of investment is less than the book value और when fall in value is less than investment fluctuation reserve। हाँ भाई, यहाँ एक नई चीज़ें आ रही हैं, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। तो ये इसी सेकंड वाले के 3 पार्ट दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ नहीं आ रही है, इसका थर्ड पॉइंट नहीं है ये सेकंड जो हमने पॉइंट पढ़ा, कौन सा वाला पॉइंट पढ़ा यहाँ पर? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू क्या होगी? बुक वैल्यू से लेस देन होगी। समझना बात को ध्यान से, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज सेम, तो कुछ नहीं करना है। इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देना, कोई टेंशन ही नहीं है ना। जब बराबर है, जैसे 60,000 था, पूरा 60,000 क्लेम था, कोई दिक्कत आई नहीं ना। जब 48,000 है आपके पास और 60,000 आपको करना है, 12,000 आपको रिवैल्यूएशन से मंगाना पड़ा था और उसको ओल्ड पार्टनर्स में लॉस को ट्रांसफर करना पड़ा था ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वैसे यहाँ सिचुएशन इन सच अ केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज। देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी हो सकती है? फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू की गिरावट हुई है, क्या बोल रहा हूँ, जितनी वैल्यू गिरी है वो क्या होगी? इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या होगी? कम होगी। फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एक तरह से ये हमने जो अभी वर्कमैन कंपनसेशन करके एक टॉपिक पढ़ा था ऊपर, ये तो उसी तरीके से हो गया। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी तो क्या था भाई, या तो जब क्या होगा, ये देखो सेकंड वाला टॉपिक क्या था? इफ क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर, सेकंड था इज इक्वल, और थर्ड था मोर देन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा काटा पीटी जरूर हो रखी है, वो तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा हो तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ ही जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और नहीं फिर बाकी तो यार पूरा वीडियो देखो, तब तुम मेरे कदम से कदम मिला के चल पाओगे, अदरवाइज यहीं पे गल जाओगे। सॉरी, गलत शब्द निकल गया, गल जाओगे अंदर से, परेशान हो जाओगे ना यार। when book value and market value of investment is same, when market value of investment is less than the book value, when book value, और उसमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये पहला वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें सेकंड वाले में है when market value investment is less than the book value, तो उसमें दे रखा है fall in value। समझना, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, जितनी मूल्य में गिरावट आई है, जितनी प्राइस में, फॉल इन वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब फॉल इन द वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम होगी, जब इक्वल होगी, और जब मोर देन होगी। तो तीनों सिचुएशन बता दी, तीनों एंट्री बता दी इसने। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये लेस देन होगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर देंगे? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और किस में दे देंगे? इन द ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो भी डिफरेंस का अमाउंट होगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको समझ में आ ही जाएगा। इक्वल होगा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया, सिर्फ एक सिंपल से एंट्री करके बैठ जाना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ईयर टू इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया ना पैसा। जैसे पता था भाई वहाँ 60,000 था, तो पूरा 60,000 हमने क्या कर दिया? रिजर्व में उठा के दिखा दिया, समझ लो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ईयर टू इन्वेस्टमेंट। जब दिक्कत आएगी, जब मोर देन है, तो भैया वही चीज़ यहाँ पे सिचुएशन जो उसमें थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, क्या करा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लो था 48,000 का, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ यहाँ पर अमाउंट, और 12,000 हमने रिवैल्यूएशन में मंगाया, क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट में था वो कितना था? 60,000 था। क्लियर है भैया, ध्यान से समझिए। रिजर्व में सिर्फ 48 था, 12,000 की और रिक्वायरमेंट थी, और ये 12,000 हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर या जो भी जितने भी पार्टनर होंगे उनके, उनसे क्लियर कर लेंगे। 12,000 तो आएगा नहीं, 3 अलग अलग होंगे तो 3 अलग अलग होगा, 2 पार्टनर होंगे तो 2 में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। वो कहानी आप समझ ही गए होगे अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा कंटिन्यू देखा है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं किया है। वीडियो स्किप करोगे तो अभी बताया था ना क्या हो जाएगा आपके साथ, वही वही समझ गया ना। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है अब,
किससे? इज मोर देन द बुक वैल्यू। अभी ऊपर क्या थी सिचुएशन? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। और अब यहाँ पे आ गया व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन। तो ऊपर क्या था? पहले था यहाँ पर इज लेस देन, उस लेस देन में 3 टॉपिक थे। फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और उसी सेकंड वाले पॉइंट के जो 3 पॉइंट थे, उसी सेकंड वाले पॉइंट का रिवर्स सिस्टम आ रहा है यहाँ पर। क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस था वहाँ पर, यहाँ मोर देन है, मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? तो भाई वही 3 यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखा रखा है। एंटायर अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली कंडीशन में भाई पहली एंट्री क्या होगी? ये हो जाएगा एंटायर अमाउंट, पूरा पूरा अमाउंट क्या कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज द डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ भाई क्या बोला है इसने? ये कहानी भाई ये पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन, ये सारी कहानी करेंगे। तो जो थर्ड वाला टॉपिक है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे? पहली एंट्री तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा अमाउंट किसमें? पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इंक्रीज हुआ है, समझ लो मोर देन है ना, तो जितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें कर देंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या हो जाएगा? वो जो ज़्यादा अमाउंट है भाई, ज़्यादा अमाउंट है तो कौन सा बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। भैया एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात आपको समझा देता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बुक खोल रखी है मैंने आपके सामने, लेकिन अपनी बुक साइड में लेकर बैठा करो और किसी भी चीज़ में घुस जाया करो, दिमाग लगाया करो कि यार बंदा बोल क्या गया, मतलब मैं क्या बोल गया, कोई और बंदा नहीं, मैं क्या बोल गया वीडियो के अंदर, वो चीज़ समझने की कोशिश करा करो। और देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि कम था अमाउंट, इज लेस देन, समझ लो। अब इज लेस देन में 3 टॉपिक इसने डाल दिए, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन एंड फॉल इन वैल्यू इज मोर देन। तो वो तीनों सिचुएशन में आप लोग को समझा दिए। थोड़ा दिमाग लगाना करना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आप लोगों को और अच्छे से चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में ही टाइप करके, अलग से वीडियो बनाने का तो कोई सेंस नहीं है। और उससे पहले कम से कम 2-4 बार वीडियो देख लिया करो, चीज़ों को समझा करो, दिमाग लगाया करो, सब आ जाता है भैया। इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या है? PQ and R sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share profit and losses equally with the effect on 1st April 2001. 1:1:1 में ये फ्यूचर में बांटेगा। Following is the extract of their balance sheet as at 31st March 2021. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 30,000। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इसकी ये दे रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। पहली बार में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड बार में द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज़। भाई इक्वल है ना भाई, यही तो बोला था, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू है ना, जो भी मार्केट वैल्यू और क्या थी दूसरी कॉस्ट वैल्यूज होती, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है ना। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर क्या हो सेम रहे तो कॉस्ट एट कॉस्ट मतलब वही बुक वैल्यू हो गई ना, बुक्स के अंदर है ये। और जो मार्केट वैल्यू वो है क्या है ज़्यादा, और ये वाली हो गई हमारी थर्ड पार्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। यही था सबसे पहला टॉपिक, है ना। तो इस तरीके से 3 सिचुएशन, और उसके बाद इफ द मार्केट वैल्यू इज 4,46,000। हाँ भाई, ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दिस, और ये हो गया मार्केट वैल्यू मोर वाला। तो ये हो गया, 2 तो लेस वाले हो गए, एक मोर वाला हो गया और एक इक्वल वाला हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तब हो गया। तो ऐसे करके 5 पॉइंट इसने यहाँ पर दे दिए हैं। तो इन 5 पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले। हाँ, तो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा हमें कि देखो पहली वाली सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी यहाँ पर हमें ना, पहली वाली सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, और दूसरी वाली सिचुएशन में गिवन है। तो हम क्या मानेंगे भाई, दोनों ही क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ भी 5 लाख है, यहाँ भी 5 लाख है, और इन्फॉर्मेशन के अभाव में भी हम क्या मानेंगे कि जो बुक वैल्यू है और जो हमारी मार्केट वैल्यू सेम ही मानेंगे। तो इसलिए देखो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में क्या करना था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 30,000 को 50, 10 और 5 में। ओल्ड पार्टनर रेशो 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम इसने बोल दिया केस सेकंड में भी सेम सॉल्यूशन इज गिवन इन द केस 1 बिकॉज कि दोनों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन जो थर्ड सिचुएशन है उसमें क्या है, 4,88,000 है, मतलब कितनी कम है, 12,000 कम है। तो मार्केट वैल्यू इज लेस देन, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा, जितने अमाउंट से कम है उसको इन्वेस्टमेंट में डालो, जो बचेगा अमाउंट, समझ लो।
जैसे यहाँ पे 30,000 था, उसमें 12,000 यहाँ बचा, कितना 18,000, ये वही सिचुएशन हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली। और जो बाकी अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, वही 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें भी यही हुआ, 30,000 था। केस नंबर 4 हम देख लेते हैं। केस नंबर 4 में है, देखो यहाँ, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। हाँ भाई समझना ध्यान से, यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, 4,40 कहाँ गया भैया, 4,46,000। मतलब इसका लेसर अमाउंट कितना है, 5 लाख में से 4,46,000 अगर हम लेस करेंगे कितना बचेगा, 54,000। और ये 54,000 ना इस 30,000 से ज़्यादा है। तो यार एक बात, तो 30,000 में से 54,000 कैसे कर पाएंगे, तो रिवैल्यूएशन से उठाना पड़ेगा 24,000 रुपये, समझ गए। इसलिए दो अमाउंट कम दे रखे थे। क्या पहली वाली सिचुएशन तो क्या है, 12,000 ही कम थे, और 12,000 किससे भी कम है, 30,000 से भी कम है। तो 30,000 में से 12,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी जो 18 बचेंगे वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा आपस में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लेकिन यहाँ पर भाई 30,000 तक का था हमारे पास रेशो, 30,000 तक तो हो जाते हैं एडजस्ट, लेकिन यहाँ 54,000 का हो गया। तो 54,000 में 30,000 तो क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हो जाएंगे, बाकी हम कहाँ से मंगा लेंगे, रिवैल्यूएशन से। और ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लॉस क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर हो जाएगा वही 3:2:1 में। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है सिचुएशन 5,06,000 में ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली सिचुएशन में क्या करना था, देख लो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई 30,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाकी तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, वही याद आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन। और बाकी देखो 5,06,000 इज मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख की, कितना ज़्यादा है, 6,000 रुपये ज़्यादा है, 6,000 रुपीज़ ज़्यादा है। 6,000 रुपीज़ हम क्या कर देंगे वापस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू द मार्केट वैल्यू, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो रिवैल्यूएशन में चल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। समझे बात को ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले वाली सिचुएशन में हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट किया था 24,000 रुपये का, समझ लो। इसी के अंदर 24,000 रुपये का रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास 24,000 कम पड़ रहे थे तो हमने रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट किया। और यहाँ पे हमारे पास 6,000 रुपये ज़्यादा थे तो हमने रिवर्स एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। और क्या लिखा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तक लेके आया गया इन्वेस्टमेंट को, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को ब्रॉट अप किया गया मार्केट वैल्यू तक। 6,000 रुपये से और बढ़ा दिया, और 6,000 रुपये वहाँ क्या हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अपोजिट की कहानी है जो कि हमने अकाउंट्स में सुनानी है, समझ लो। अपोजिट चलता है पूरा गेम। जैसे ही अगर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ या चीज़ें चेंज हुई, वैसे डीआर का सीआर, सीआर का डीआर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होने लग जाता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी। और सिर्फ रटन विद्या करोगे कि भाई ऐसा कर लिया वैसा कर लिया वैसा कर लिया, नहीं, कोई एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए, तो उसकी रिवर्स तो पता ही है ना, फिर आपको उल्टा पुल्टा तो करना आता ही है आपको, कि भाई इसका रिवर्स हो जाएगा, वो डीआर था यहाँ सीआर हो जाएगा, वो सीआर था यहाँ डीआर हो जाएगा, जैसे हम लेजर में किया करते थे 11th क्लास में। इलस्ट्रेशन नंबर 29 स्टार्ट हम करने वाले हैं। ए, बी एंड सी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। फ्रॉम 1st April 2021 they decided to share profits equally on that date following balances appears in the books। हाँ भाई बुक्स में अपीयर था उस डेट को बैलेंस। वर्कमैन ये भी रिजर्व, ये भी रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है। देखो ये तो सी आर बैलेंस है दोनों, इनको तो डी आर करके ख़त्म कर देना है। लेकिन बात जो अभी है वो क्या, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था यहाँ पर, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ दे नहीं रखा, तो पूरा पूरा 1,20,000 रुपये क्या हो गया, 3:3, ये जो भी रेशो दे रखा होगा इसका 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो गया। और ये तो होना भी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का देखो, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड कितनी दे रखी है, 3,40,000 यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 20,000 का। कहानी क्या है ये देखना पड़ेगा हमें, कि इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड और गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,80,000 दे रखा है, वो अलग है। यहाँ पे सिनेरियो देखो क्या बोल रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्टफॉल चार्ज बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ द अकाउंट। भाई जो जितना भी शॉर्टफॉल है, जैसे 40,000 का शॉर्टफॉल था, कैसे पता लगाया हमने, 40,000 का शॉर्टफॉल था, दिमाग लगाओ। इन्वेस्टमेंट कितनी कॉस्टिंग, ये बुक वैल्यू हो गई, क्या हो गई, कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, और ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट इज टू वैल्यूड, मतलब ये हो गई हमारे मार्केट वैल्यू। दोनों में कितने का कम है भाई, मार्केट वैल्यू इज लेस देन, मार्केट वैल्यू कितनी लेस देन है, 40,000 सॉरी 60,000 से लेस देन है। सॉरी ये जो 4 लाख है, इस 4 लाख में से 3,40,000 लेस करोगे, 60,000 से लेस देन है। लेकिन 60,000 में से 20,000 तो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर अप हो गया।
तो भाई 20,000 तो हो गया, लेकिन 40,000 और हमें करना था, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, और ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो लॉस था, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो गया, तीनों पार्ट, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन दियर ओल्ड पार्टनर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऑलमोस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला ही सिनेरियो है पूरा का पूरा। अब इसके बाद जो पता है सीज कैपिटल एज कैपिटल, सी ने क्या करा होगा, गेन करा होगा, इसलिए इसको डीआर कर दिया, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा, इसलिए इन दोनों को सीआर कर दिया। कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू करा, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस गेन, गेन हमारा डीआर होता है, इसलिए हमने सी को कर दिया डीआर, बाकी ए और बी ने किया सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ लिख रखा है सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला होगा। सिंपल सा मेथड है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर 29th इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं वापस बोल रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान है, दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या बोल रहा है इसके, इसी का केस सेकंड जो मैंने आपको आता है उसमें केस वन था वहाँ, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर उनको नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होगा, इफ इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। हाँ भाई, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा फिर उसका, भाई पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब वो न्यू पार्टनर न्यू रेशो में, सॉरी हाँ, ये जैसे वही ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर का तो यहाँ सीन है नहीं, तो गलती से मेरे से न्यू पार्टनर निकल गया, वो तो एडमिशन के टाइम पे होगा। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे होंगे, अभी इसमें लिख रखा है, पूरा समझाता हूँ। इफ इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं पहले से, एंड द पार्टनर डिसाइड टू लीव द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें छोड़ देना रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, अनडिस्ट्रीब्यूट करेगी, समझ लो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इट विल बी नेसेसरी, ये जरूरी हो जाता है, टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना जरूरी हो जाता है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, दिस इज बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वेयर एज इन फ्यूचर दे will be entitled to share such reserves and profits in the new profit sharing ratio। जो मैंने अभी बोला वही चीज़ है इसमें क्या कि this is because at present the partners are entitled to share such reserves and profits in the ratio in the old profit sharing ratio, whereas in future they will entitled to share such reserve। future में यही shares और reserves को उन्हें क्या करना होता है, इन reserves को share करते हैं वो, and profits in the new profit sharing ratio, नए profit sharing ratio में। सिंपल सी बात है कि अभी अगर करेंगे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के टाइम पे, तो वो जिस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में उसमें करेंगे, और फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हैंस द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट एंड द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स विच इज प्रोपोर्शनेट टू द शेयर गेन्ड बाय हिम। देखो दिमाग लगाना, अभी इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल करके हम आगे पढ़ेंगे। देखो कोई चीज़ है कि भाई पुराने रेशो में अलग चल रहा था, पुराने रेशो में मान लो उनको मिल रहा है 40-20, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, पहले दिख रहा है सामने मुझे, 40-20 मिल रहा है, लेकिन अगर नए रेशो में 30 और 30 का हो जाए रेशो, क्योंकि 40 और 20 भी कितना होता है 60, और 30 और 30 ये लेंगे तो अब होता है इसमें, तो इसने 10,000 कम कर दिया, मतलब इसने 10,000 का सेक्रीफाइस कर दिया और इसको 10,000 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो कितना हुआ, कंपनसेट और गेनिंग वाला सिनेरियो समझ में आ गया। जो इसने अभी लाइन बोली थी आखिरी में कि इतना कंपनसेट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनली कंपनसेट जिसको बोलते हैं हम। कैसे भैया, एक बार और पढ़ा देता हूँ। हैंस द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट, क्योंकि जो गेन कर रहा है वो तो कंपनसेट करेगा ही ना, मुआवजा देगा, मुआवजा देना मतलब कोई रिटर्न में दे रहा है उसको चीज, ठीक है। द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर्स ऑफ द रिजर्व एंड द प्रॉफिट विच इज प्रोपोर्शनेट टू द शेयर गेन्ड बाय हिम, जितने प्रपोर्शन में, जितने रेशो में उसने गेन किया उतने रेशो में वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। एग्जाम्पल समझ लेते और अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये पहले क्या है 2:1 है, मतलब 2/3 1/3, और बाद में है 1:1 मतलब 1/2 1/2, ठीक है, क्योंकि इक्वल बोला ना, इक्वल प्रोपोर्शन। रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट अमाउंट ₹60,000 एंड द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, और पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन सच अ केस एट प्रेजेंट ए इज एंटाइटल 40,000 20,000। पता है कैसे आया 40,000 20,000, क्योंकि 60,000 का 2/3 और 1/3 निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा 40 + 20 के रेशो में, मतलब 40 के + 20 के, 40,000 + 20,000 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑफ सच रिजर्व्स। बट इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच वुड बी एंटाइटल 30,000। भाई पता है ना, हाफ हाफ मिलेगा, 1/2 1/2, तो 30 + 30 का रहेगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ, पहले जिसको 40 मिल रहा था उसको 30 मिल रहा है, और जिस पहले जिसको 20 मिल रहा था उसको 30 मिल रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया। हैंस बी मस्ट कंपनसेट,
बी को कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि बी को क्या मिल रहा है यहाँ पर, ज़्यादा मिल रहा है। और जिसको जो गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है भाई, ए को मिल रहा था पहले 40 और बी को मिल रहा है 20, अब बी को मिलेगा 30 बिकॉज ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसने बोला क्या, बी मस्ट कंपनसेट ए को कंपनसेट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000 जो 10,000 से ज़्यादा हुआ है। दिस अमाउंट इज प्रोपोर्शनेट टू 1/6, पता है 1/2 माइनस 1/3 कैसे, 1/2 इज द 1/2 इज द न्यू रेशो, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन होता है ना, पता है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 माइनस कितना है भैया, 3 माइनस 2, 6 नहीं आएगा यहाँ। एक मिनट रेजर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूरी रामायण हटाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है। हमें इसने बोला है 1/2 इज द न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करें 3, 3 1 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 कंपेंसेट होगा। और 1/6 का 60,000 का 1/6 कितना हो गया भाई, 10,000 ही तो होगा, पता है ना। 6 10 का कितना हो गया 60 और 0 0 0 10,000। द एडजस्टमेंट फॉर दिस अमाउंट is usually made by passing an adjustment entry wherein B's capital account is debited। भाई B कैपिटल डेबिट क्यों होगा, क्योंकि B सेक्रीफाइस कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है ना, B को गेन हो रहा है। मान लिया 10,000 रुपये B को ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। तो B को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो गेन कर रहा है, पता है ना। गेन वाला क्या करता है भैया, डेबिट करता है। एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज ही इज सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइस कर ही रहा है। पहले यार ए को 40 मिल रहा था, अब 30 मिल रहा है, 10 कम मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस ही तो कर रहा है। समझ आई कहानी। जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको तो आ जाएंगे मजे चीज़ समझने में, और जिसको नहीं, जिसने पूरा नहीं देखा, इसके मार दिया, उसको फिर सज़ा लग रही होगी ये सुनना। मेरी आवाज़ ही ऐसी लग रही होगी बुरी सी कि सर बोले जा रहे हो, उसको समझ में पड़ नहीं रहा। इसलिए शुरुआत से आखिरी तक वीडियो पेशेंस से देखते रहा करो भाई। इनकम टैक्स की क्लासेस जब होती थी 2015-16 में, 3-3 घंटे के लेक्चर मैंने कंटिन्यूस वे में लिया है, समझ रहे हो। तो कोई चीज़ सीखने की इच्छा रखोगे ना आप, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत चीज़ें मिल रही है भाई साहब मार्केट में, समझ रहे हो। इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या बोल रहा है, वही उसी सेम सिनेरियो का दिया होगा। एंड वी आर द पार्टनर शेयरिंग दिस ऑन March 2021 their balance sheet shows general reserve this on this date they decided admit सेवक as a new partner and the new profit sharing ratio will be this। भाई थोड़ा तो घुमाएगा ना क्वेश्चन को। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, और ये बोल रहा है ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक। हाँ भाई सेवक एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर भी आ गया। चलो नया पार्टनर वाली कहानी शुरू हो गई यहाँ पे भी, विदाउट एडमिशन ही। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू द कैपिटल अकाउंट, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। तो भाई दोनों सिचुएशन आपको तो सामने है। दोनों टॉपिक्स मैंने आपको केस 1 और केस 2 में डिस्कस कर लिया। व्हेन जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नए पार्टनर का कोई खेल ही नहीं है, लेकिन ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग और गेन वगैरह वो सब निकाल लेना। तो दो ने तो सेक्रीफाइस किया, और जो तीसरा बंदा आ रहा है वो गेन ही गेन कर रहा है। 5/70 और 9/70 मिला के कितना होता है, 9 और 5 14, 14/70, जितना सेक्रीफाइस उतना गेन, ये तो बता ही चुका था मैं। और फिर उसके बाद जितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है भैया, यहाँ कितने का आ रहा है जनरल रिजर्व, ये रहा 35,000। अब देखो इसने बोला था फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट था कितना था भैया, 35,000 का 14/70, 5/70 और 9/70 क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ सेवक, सेवक के एडमिशन पे एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये सेकंड वाला है, ऑल्टरनेटिव है। देखो ऑल्टरनेटिव सेकंड, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। और व्हेन जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, आपको पता ही क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म करो कहानी, इतना कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर नया पार्टनर आ रहा है तो फिर वो न्यू रेशो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशोज निकलेंगे, और जितना अमाउंट है 35,000 वो क्या हो जाएगा 14/70, 5/70, 9/70, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों होंगे उसका रीज़न समझ लेना, क्योंकि मैंने अभी बात करी ऊपर, पूरा टॉपिक समझाया है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा वो कर रहा है, जितना भी डिफरेंस का अमाउंट है, कितना कि पहले उसको कितना मिल रहा था 35, ठीक है, 35 में 20 और 15 मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है भाई, ओल्ड माइनस न्यू करके 35,000 का 14/70 वो 7,000 यहाँ, 2,500 यहाँ और 4,500 रुपये यहाँ। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ सेवक। हाँ भाई यहाँ से आपके दिमाग में एक छोटा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं आ रहा था इस पूरे वाले पोर्शन में, समझ रहे हो। इस पूरे पोर्शन में तीसरा बंदा कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तीसरा बंदा जो हमारा सेवक वो आ गया। उस सेवक के आने के चक्कर में जो रेशो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 3 में हो रहा है, और दोनों जो पुराने पार्टनर थे वो एक दूसरे के लिए कुछ भी
गेन नहीं, मतलब एक कोई भी दोनों में से एक भी गेन नहीं कर रहा, जो नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेन रेशियो निकले तो जिसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका वो अमाउंट निकलेगा, मतलब उसका वो रेशियो निकलेगा। जैसे इसमें 5/70, 9/70 और 14/70 किसका निकाला हमने, 35,000, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है वो 35,000 ही बटना था। और कितने अमाउंट बटेगा, अगर सिर्फ यहाँ पे बात होती ये 2 नहीं आता, ये 5:3 ही रहता, तो हम क्या बोलते हैं, 4 को तो 5 मिल गया, 3 को 3 रह गया, है ना, ये होता। लेकिन 3 का 3 रह नहीं सकता। अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, 4:3 और 5:2 हो जाता, तो दिमाग लगाओ, 4 का तो इसको 5 हो गया और इसका 3 का 2, मतलब इसने 1 रेशियो इसने सेक्रीफाइस करा, तो 1 इसको यहाँ पे मिल भी गया, समझ गए। और ये देखो 437, ये भी 5/7, तो इसने 1/7 का इसने क्या किया है, इसको गेन हुआ है, किसको, ऊपर ए वाले को, ए बी जो भी नाम था, हाँ ए वाले को इसको गेन हुआ है। और इसने 3/7 था, इसका क्या हो गया, 2/7 ही रह गया, तो 1/7 इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। लेकिन वो किस कंडीशन में है, जब नया पार्टनर एडमिशन नहीं लेता है। अभी तो यहाँ पे नए पार्टनर ने क्या ले लिया भैया, एडमिशन ले लिया है, तो फिर कहानी सिचुएशन अलग हो जाएंगी। क्या, जितना अमाउंट आएगा उसका 5/70, 9/70 और 14/70 करके या एंट्रीज में डाल देना। गेन डीआर होता है ये पता है, इसलिए सेवक को डीआर कर दिया, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे सीआर, और दोनों का अमाउंट टोटल करके सेवक के अमाउंट के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ नया पार्टनर इंक्लूड हो गया है, इसलिए कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्या, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 31। एक्स, वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली with the effect on 1st April 2021 on the date of profit and loss account showed a credit balance of rupees 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस आपको शो कर रखा था 1,20,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बट दे प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री यू आर रिक्वायर्ड। भाई इसमें वही सिंपल सा गेम हो गया। इसमें आपको वो चीज़ एग्जैक्टली समझ में आएगी जो उसमें टॉपिक को समझाते वक्त एक एग्जाम्पल दे रखा था, उस चीज़ के बारे में बात करें। तो 1:2:2 कितना हो गया, 5/5 आ जाएगा नीचे, और 1:1:1 3:3 आ जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, गेन सेक्रीफाइस, और उसके बाद आपको क्या करना है, वही अमाउंट जो हमें दे रखा है, कितना, 1,20,000 यहाँ पर हमें दे रखा था, जो कि इसने बोल रखा था प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हमने बांटने के लिए नहीं बोला, तो न्यू रेशियो में बटेगा, भी पता है ना। फिर क्या होगा, वो एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे हुई है, 16,000, 8,000 और 8,000 कैसे हुई, इधर दिमाग लगाओ, बहुत प्रैक्टिकल बात है, समझना ध्यान से। 1,20,000 था, उसका 1/5 करो, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, 2 बचा, 5×4 = 20, 0 0 0 24,000, और 2 करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48,000 और ये हो गया अपना 24,000। तो किस रेशो में मिलता है इनको, एक को 24 मिलता है, ए को नहीं, एक्स को 24, वाई को 48 और जेड को 48, ठीक है। लेकिन अभी 1:1:1 हो गया। क्या हो गया, 1:1:1 मतलब 40 और 40, तीनों को 40 मिला, तो देखो इधर 8,000 इसको कम मिला, मतलब 8,000 का इधर डिफरेंस आ गया, और 8,000 यहाँ पे देखो, यहाँ 16,000 का आ गया, ये 24,000 था। ओह नो, ये क्या हो गया, इसको बैक ले जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ 24,000 था या 40,000 हो गया, 16,000 का आ गया ना डिफरेंस, किसमें, एक्स में। तो देखो एक्स में हमने यहाँ पे 2/15 और एक्स में देखो यहाँ 16,000 हमने क्या दिखा दिया। तो यहाँ ये चीज़ करी जा सकती है डिफरेंस वाला, कि भाई पहले कितना मिल रहा था इसको 24, इसको मिला 40, तो 16,000 ज़्यादा मिल गया ना, तभी तो यहाँ देखो गेन में लिखा है, एक्स को किस में लिखा है, गेन में, 16,000 से किस से मिला, यहाँ देखो 48 मिलना था, इसको मिला 40, 8,000 इसको कम मिले, 48 मिलना था, इसको मिला 40, 8,000 कम मिले। तो वाई और जेड को अगर 8,000 8,000 16,000 कम मिले, तो वाई और जेड मिलके ही तो क्या देंगे उसको, 8 और 8 16,000 रुपये देंगे ना, क्योंकि मैंने बताया था जितना गेन उतना ही सेक्रीफाइस होता है। और यहाँ पे 8,000 + 8,000 आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही निकल सकता है जब तक कि कोई नया पार्टनर नहीं आ जाता, न्यू पार्टनर जब तक नहीं आ जाता। इसलिए वहाँ पे नया पार्टनर था सेवक, इसलिए वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते, जो कि हमने इस टॉपिक को पढ़ते वक्त करी थी, ये पूरा समझते वक्त। क्या, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ये वाली सिचुएशन आप 31st वाले इलस्ट्रेशन में अच्छे से बखूबी समझ पाओगे। हाँ, तो इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 32 भी देख लेते हैं। यहाँ 32 और 33 करके ख़त्म करूँगा, और 34 to 37 मैंने पहले ही डाल रखे हैं। क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, दे decided to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2।
दे ऑल्सो डिसाइडेड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक्स वैल्यू, बुक्स वैल्यू को अफेक्ट किए बिना उन्होंने डिसाइड किया रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू। इसका मतलब यही हो गया बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना आपको क्या करना है, ये सब करना है। जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। तो आपको होता है प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या आता है, असेट साइड में आता है हमारे यहाँ पर। कौन सी असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। और जनरल रिजर्व तो आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड में आता है। ये दोनों डी आर बैलेंस है और ये वाला सी आर बैलेंस है। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करते हैं। और विदाउट अफेक्टिंग, क्या बोला, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ भाई, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि जब तक पी एंड एल अकाउंट, समझ रहे हो, जैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, जब तक ये बैलेंस शीट में नहीं दे दिया जाएगा तब तक पी एंड एल को सी आर बैलेंस माना जाता है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो जनरल रिजर्व ऑलरेडी सी आर बैलेंस है ही, ये दोनों सी आर बैलेंस है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। एक साइड में थे अमाउंट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो आपको पता है कि ये असेट साइड में ही आता है, ठीक है, ये देखना फिक्स है। तो क्योंकि पी एंड एल ना दोनों साइड दिखा सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीबीडी है ना, या तो आप डेटर्स में से लेस कर देते थे, या फिर आप क्या दिखा देते, लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके दिखा देते, तो दोनों साइड इफेक्ट चलता था। वैसे इस प्रॉफिट एंड लॉस का चलता था, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को सी आर बैलेंस ही मानेंगे। और सी आर बैलेंस मतलब हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसलिए इसने क्या कर दिया, दोनों को तो ऐड कर दिया, उसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लेस कर दिया। तो नेट इफेक्ट जो आपका पड़ा है वो है 45,000 का, दोनों साइड के बैलेंस करने में। तो 45,000 को आपने क्या कर देना है यहाँ पर, ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके आपने गेन, इसका कुछ आया नहीं, जीरो। और ये सेक्रीफाइस, तो देखो 2/9 का गेन, 2/9 का सेक्रीफाइस। और इस 45,000 जो हमारा नेट इफेक्ट था उसका क्या निकाल दिया हमने, 2/9 करके, यहाँ 2/9 करके ये 45,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 45,000 का 2/9 होता है 10,000, और 2/9 इसका भी क्या होता है। और एज कैपिटल हमने डी आर क्यों करा, क्योंकि ए ने गेन करा है। गेन कैसे करा, 2 में से 4, मतलब अगर इसको हम 2 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। माइनस में जब भी आता है तो सेक्रीफाइस गेन में कन्वर्ट हो जाता है। पुरानी बात है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। एक और छोटी सी बात इस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा सर ये एकदम से कैलकुलेशन द नेट इफेक्ट कहाँ से आ गया सर, ये सीन क्रिएट कहाँ से हुआ, क्योंकि इसने बोला कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, इफेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, जब जनरल रिजर्व को आप बांटते, तो जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या करते हैं, जनरल रिजर्व क्या है हमारा, सी आर है, प्रॉफिट एंड लॉस के सी आर है, तो इसको डी आर करते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ जनरल रिजर्व क्या कर दिया, डी आर कर दिया। कितने से कर दिया, 40,000 से, ठीक है ना। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे क्या कर दिया, डी आर कर दिया। कितने से कर दिया, यहाँ पे 20,000 से। कितना हो गया टोटल, 60,000। और मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या करूँगा, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मैं सी आर करूँगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है, सॉरी सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, हमारा असेट है, डी आर है, डी आर को सी आर कर, तो 60,000 तो क्या हो गया डी आर, और सी आर कितना हुआ हमारा 15,000। तो दोनों का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 60 में से 15 लेस करोगे, 45,000 का आपका एक्चुअल में क्या होगा, नेट इफेक्ट माना जाएगा कि इतना अमाउंट आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें से सेक्रीफाइस वगैरह वो सब चीज़ निकलेगी। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस एंड द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 10,000 और 10,000 का हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नेट इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द ओल्ड रेशियो, सॉरी इन द सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो। ठीक है, इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 33 भी खत्म हुआ। अभी 32 खत्म हुआ है, 33 तो अब स्टार्ट होगा। क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस 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 एंड दिस। They decided to share future profit this and this. For this purpose, goodwill of the firm was valued rupees 1,80,000. There was also a reserve of rupees 60,000 in the books of the firm. Find out the sacrificing and the gaining ratio and pass necessary journal entries, assuming that the partners do not want to distribute the reserve. The partners do not want to distribute the reserve. Reserves को distribute नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले हम निकालेंगे भाई 1,80,000 ये, और 1 लाख देखो 60,000 इसमें इंक्लूड क्यों करा है, ध्यान रखना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो इसमें दे रखी थी, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यूड दिस, देयर वाज अ रिजर्व ऑफ रुपीज 60,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक्स में दे रखा है। और उसको ये कहा गया है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो टोटल गुडविल मानी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर रिजर्व्स के रूप में है और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है तो उसको इसको इंक्लूड किया जाएगा किसमें, वैल्यू ऑफ गुडविल में। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी होगी गुडविल की, 2,40,000। और ये आगे भी चीज़ काम आने वाली है, आगे के क्वेश्चंस में भी ये चीज़ काम आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से, इसलिए कहता हूँ वीडियोस बनाने का मोटिव कंप्लीट किया करो। कम से कम 2-4 बार देख के चीज़ अगर एक बार में समझ में आती है वेल एंड गुड है, 2-4 बार क्या 10 बार भी देखनी पड़े ना किसी को, तो देखा करो। और उसके साथ साथ बुक में पढ़ा भी करो कि चीज़ क्या दे रखी है, और उसको रिटर्न में जरूर करा करो। ये गेन सेक्रीफाइस निकालते, देखो 2/30 का गेन, 1/30 का गेन,
1/30 का सेक्रीफाइस, 2/30 का सेक्रीफाइस, तो जितना गेन उतना सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हो गया 3/30 का, वैसे गेन हो गया हमारा 3/30 का। और इसमें अमाउंट कितना निकला भाई 2,40,000 से होगा। बस एक नई चीज़ यही समझाना चाह रहा था, बाकी हमारा 33 भी इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। 2,40,000 को 2/30, 1/30, 2,40,000 को 1/30, 2/30, क्यों? क्योंकि ये 20 कैपिटल ने क्या करा है 1/30 का सेक्रीफाइस करा है, निकाल लोगे। जिसको एलसीएम नहीं आता है वो जाके अपनी 7th 8th पढ़ के आए, है ना। क्या लाइन बनाई है मैंने, है ना। ठीक है भाई, 33 तक का सिनेरियो खत्म है। बस मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था, रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि रिजर्व्स को क्या नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, और जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगी उसको गुडविल के अंदर लिया जाएगा, खासकर जो रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। समझ गए कहानी? बोलो राधे राधे।